रघुवीर सहाय के स्नेह की चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में की। उसके बाद मुझे गुणाकर मुले और रमेश उपाध्याय, इन दो अग्रजों का बहुत स्नेह मिला और उन दोनों के बार बार ये कहने पे कि मैं अपने विज्ञान विषयक लेखों का संकलन तैयार करूं, पांडुलिपि तैयार करके उन्हें दूं और वे उसके प्रकाशन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन बल्कि जिस समय गुणाकर जी ने मुझे ये कहा, वे नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के संपादन मंडल के वरिष्ठ सदस्य थे और उनकी अनुशंसा पे किताब वहाँ से आसानी से आ सकती थी। रमेश उपाध्याय वैसे तो हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे, लेकिन उनके विज्ञान में गहरी रुचि थी और बार बार उनका यह आग्रह कि यादवेंद्र, आपने विज्ञान पे बहुत अच्छा काम किया है और उनको किताब के रूप में आना चाहिए। तो इस तरह के लोगों, इस तरह के अग्रजों और लेखकों का स्नेह और सहयोग मुझे मिला। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अपनी वैसी कोई किताब नहीं तैयार कर पाया उनके जीवन जीवित रहते हुए। अब ये तीनों लोग नहीं हैं और किताब मेरी अब भी नहीं आई है। देखें कभी आती है या नहीं। जहाँ तक अपनी किताबों के प्रकाशन की बात है, एक बार जयपुर में यूं ही टहलते हुए आलोक श्रीवास्तव, जो उन दिनों आहा ज़िंदगी के संपादक थे, मेरे अच्छे मित्र, और उन्होंने मुझे बहुत छापा था आहा ज़िंदगी में आने के बाद। और यूं ही टहलते हुए जब भी मैं जयपुर जाता था, मेरी छोटी बेटी जयपुर में थी, तो महीने में एक बार तो मैं जाता ही था। तो मेरा वहाँ जाना भी छुट्टी वाले दिन, इतवार शनिवार में होता था और मुझे भी उसकी प्रतीक्षा रहती थी, आलोक जी को भी उसकी प्रतीक्षा रहती थी, क्योंकि उस दौरान हम साथ मिलते थे, घूमते थे और कोई ना कोई फिल्म ज़रूर देखते थे। जयपुर में हमने जो फिल्में देखी उनमें आलोक जी अक्सर हमारे साथ रहे। तो एक बार ऐसे ही टहलते हुए आलोक जी ने ये कहा कि यादवेंद्र, आप अपनी किसी किताब के संकलन के बारे में क्यों नहीं सोचते। मेरे मुंह से अनायास निकला कि मेरे पास इतनी कहानियाँ कहाँ हैं, इतनी जो अनुदित कहानियाँ मैंने कुछ की हैं, लेकिन वो किताब लायक थोड़ी हैं। छूटते ही आलोक जी ने ये कहा कि देखिए, मैं इस समय आपका मित्र तो हूँ ही, लेकिन एक संपादक की हैसियत से भी बोल रहा हूँ, और जितनी कहानियाँ आहा ज़िंदगी में मैंने अब तक आपकी छापी हैं, यदि उनको संकलित कर दें तो एक अच्छा खासा संकलन निकल आएगा। तो ये बात मुझे थोड़ी सी हैरानी में डालने वाली थी, क्योंकि मैंने कभी अपने आपको उस तरह से जांचा परखा ही नहीं था, अपना आकलन ही नहीं किया था। बल्कि आलोक जी ने ये कहा कि आप ऐसा करिए कि आप अपनी जो छपी हुई यहाँ कहानियाँ हैं, ये मुझे उनकी लिस्ट बना के दे दीजिए, किस समय छपी हैं, किस अंक में छपी हैं,
तो उनकी सॉफ्ट कॉपी तो हमारे यहाँ है, वो तो मैं निकाल के आपको दे दूँगा। तो मुझे ये बात थोड़ी हैरान तो कर ही रही थी, लेकिन जंची भी, और मैंने सोचा कि ऐसा काम करूँगा, लेकिन फिर भी नहीं किया। उसके बाद ये बात कई बार आलोक जी ने दोहराई। उसके बाद आलोक जी का टर्म ख़त्म हो गया, वो ज़िंदगी छोड़ के वापस संवाद प्रकाशन की तरफ आए, जो कुछ दिनों से थोड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा था, उसको उन्होंने फिर से शुरू किया। और लेकिन वो आग आलोक जी ने मेरे मन में जगा दी थी। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे पास सुबह सुबह लीलाधर मंडलोई का फ़ोन आया। मैं उन्हें जानता था बतौर एक कवि, लेखक, आकाशवाणी दूरदर्शन के महानिदेशक के तौर पर, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा 3 दिन या 2 दिन पहले मैंने नया ज्ञानोदय के संपादक के रूप में ज्ञानपीठ ज्वाइन किया है, और मैं आपसे इसलिए संपर्क साध रहा हूँ कि मुझे हर दूसरे अंक में आपकी कोई रचना चाहिए। आपने बहुत अच्छे साहित्यिक अनुवाद किए हैं कहानियों के, कविताओं के, ख़ास तौर पे कहानियाँ, तो ज्ञानोदय के लिए आप हर दूसरे अंक के लिए कुछ ना कुछ दें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मंडलोई जी के साथ व्यक्तिगत मित्रता की ये पहली शुरुआत थी। उसके बाद ज्ञानोदय में भी उन्होंने मुझे बहुत प्रचुर मात्रा में छापा, और कई बार उन्होंने ये कहा कि मैं यादवेंद्र, मैं यहाँ सीमित अवधि के लिए आया हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल या 5 साल जो भी अवधि रही होगी उसके लिए है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका पहला संकलन ज्ञानपीठ छापे और अपनी अनुदित कहानियों का संकलन आप ज्ञानपीठ के लिए तैयार करके दीजिए। तब मुझे आलोक जी की बात याद आई और मुझे लगा कि ये सुझाव आलोक जी ने भी दिया था, लेकिन मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। स्वभाव अपना जानता हूँ, मैंने फिर भी मंडलोई जी की इस बात को भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। 2-3 बार इस बात को दोहराया, फिर भी बात आई गई रही। एक बार मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, मई या जून का महीना था, खूब प्रचंड गर्मी थी। मैं किसी काम से दिल्ली गया था और मेरी आदत थी कि यदि मेरे पास थोड़ा सा भी समय है और मंडलोई जी दफ्तर में हैं, तो मैं इनके पास चाहे 10 मिनट के लिए तुलसी की चाय पीने ज़रूर जाता था और साथ बैठता था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। मैं वहाँ गया तो पहले से विष्णु नागर बैठे थे। विष्णु नागर मेरे पुराने मित्र हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे बहुत शुरुआती दिनों से देखा जाना है, मेरे काम से परिचित हैं। जैसे ही मैं वहाँ गया, विष्णु जी ने ये कहा कि मंडलोई, आप यादवेंद्र जैसे लेखक की कोई किताब क्यों नहीं छापते? इन्होंने इतना बढ़िया लिखा है, इतने बढ़िया अनुवाद किए हैं और अपनी चीज़ों के प्रति बेहद लापरवाह हैं, लेकिन आप तो इनको छापिए। ये मौका ऐसा था कि मंडलोई जी बिफर गए। उन्होंने कहा कि आप यादवेंद्र से पूछिए, मैंने कितनी बार यादवेंद्र को कहा कि आप ज्ञानपीठ के लिए एक संकलन तैयार करें अपनी अनुदित कहानियों का। और हालत ये है कि हिंदी का इतना बड़ा प्रकाशक कह रहा है यादवेंद्र से कि अपनी किताब दीजिए, और लेखक बेपरवाह है। इस मौके पर मंडलोई जी ने यह भी कहा कि मैं हमेशा के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, आधे से ज़्यादा समय मेरा बीत चुका है और अब मैं ज्ञानपीठ
तहकीक कार्य से मुक्त भी हो जाऊंगा। ये बात मुझे थोड़ी गहरे बैठ गई मेरे मन में। मैं लौटता हुआ रास्ते में सोचता रहा कि ये दोनों मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। मंडलोई जी तो खैर नए मित्र, विष्णु जी बहुत पुराने मित्र हैं, आलोक जी ने ये बात कही थी, ये सभी मेरे हितैषी भी हैं। और सीधी सी बात है कि मेरी यदि कोई किताब छपे तो इनका कोई लाभ नहीं होना है। लेकिन इन तीनों ने जो बात कही वो बात महत्वपूर्ण है और मुझे इस तरह से इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मुझे ज़रूर इस पर काम करना चाहिए। और मैं रुड़की लौटने के बाद से लगातार अपनी पुरानी छपी हुई चीज़ें जो अलग अलग पत्रिकाओं में, ब्लॉग्स में, कहीं भी छपी हैं, अखबारों में, मैंने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। और इस तरह मेरा अनुदित कहानियों का पहला संकलन भारतीय ज्ञानपीठ से तंग गलियों से भी दिखता है आकाश आया। आलोक जी की बात मैं नहीं पूरी कर पाया क्योंकि मेरा पहला संकलन वे संवाद से छापना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि संवाद का काम बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा था और विष्णु जी और मंडलोई जी ने मुझे उकसा दिया। इसलिए मैंने वो संकलन भारतीय ज्ञानपीठ को दिया, जो उन्होंने छापा। और जब विश्व पुस्तक मेले में इसका विमोचन हुआ और आलोक जी को पता चला तो वे मुझसे खासे नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा कि आपने धोखा किया है, मित्र धर्म नहीं निभाया है, क्योंकि ये किताब तो आपको मुझे देनी थी। इस तरह से मेरी पहली किताब आई। दूसरी किताब का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। हरि नारायण और अर्चना वर्मा, इन दोनों ने मुझसे आग्रह किया कि कथा देश का एक अंक मार्च में, जो स्त्रियों पर केंद्रित होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कारण, उसका संपादन मैं करूं। मैंने उसका संपादन किया। संभवतः 2017 का अंक है वो, या 18 का, मुझे सही याद नहीं है। जब वो अंक छप के आया तो मुझसे मेरे पास अशोक अग्रवाल का फ़ोन आया संभावना प्रकाशन से। मैं एक लेखक के रूप में उन्हें जानता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप में नहीं जानता था। उन्होंने ये कहा कि कथा देश का ये अंक मैंने देखा, बहुत अच्छा अंक है, हम इसको किताब के रूप में छापना चाहते हैं, आप इसकी अनुमति दीजिए। मैंने कहा इससे बढ़िया बात क्या होगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन भी करूँगा, इसकी कुछ सामग्री निकालूँगा, कुछ सामग्री और दूँगा। और इस तरह से अशोक अग्रवाल संभावना प्रकाशन ने आगे बढ़ के मुझसे दूसरा संकलन लिया और स्याही की गमक नाम से 2019 में छापा। ज्ञानपीठ की और संभावना से छपी इन दोनों किताबों के पहले संस्करण ख़त्म हो गए। जाहिर है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनकी मांग रही, इनको लोगों ने नोटिस लिया और हिंदी जगत में इनका स्वागत हुआ। तो ये मैं अपने इन मित्रों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने साथियों के साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि यदि दोस्त ऐसे ना होते तो मेरी किताबें अस्तित्व में ना होती।